आप सभी को नमस्कार। अपने करंट अफेयर्स क्विज के प्रोग्राम में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सबका ये प्रोग्राम बहुत ही बेहतर ढंग से चल रहा होगा और आपके साथ साथ नोट्स भी तैयार होते होंगे। और आपको यदि नहीं अभी तक नोट्स बना रहे हैं तो प्लीज़ पेपर वाइज नोट्स बनाना प्रारंभ कर दीजिए। निश्चित रूप से आपकी परीक्षा में आपको यहाँ से मदद मिलने वाली है। चले तो आइए देखते हैं आज के प्रश्नों की। आज हम सबसे पहले देखेंगे आज का पहला प्रश्न। टोटल आज जो प्रश्नों की संख्या है वो 4 है, तो 4 ही प्रश्न हमें देखने हैं, लेकिन हम बहुत डिटेल में देखने जा रहे हैं, तो उसी तरह से आपकी तैयारी भी होनी चाहिए। सबसे पहला प्रश्न है, आइए देख लेते हैं प्रश्न क्या कह रहा है म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट जो आतंकवादी वित्त पोषण से निपटने के उपायों के कार्यान्वयन और शायद दिखाई ना दे रहा हो, अब चीजें दिखाई देंगी, एक बार फिर से कर लेते हैं, ठीक है। आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चले, कह रहा है म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट जो आतंकवादी वित्त पोषण से निपटने के लिए कार्यान्वयन और प्रभावशीलता का विश्लेषण करती है, किसके द्वारा जारी की जाती है। मतलब एक रिपोर्ट आती है जिसको बोलते हैं म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट, जिसका काम होता है कि जो आतंकी वित्त पोषण होता है उनसे निपटने में किस तरह के उपाय अपनाने चाहिए, नीतियों का क्रियान्वयन कराने वाली एक संस्था है, ठीक है। तो म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट पूछ रहा है कि किसके द्वारा जारी की जाती है। यदि हम देखें म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट के बारे में, तो इसको जारी करता है वित्तीय कार्रवाई बल, जिसको बोलते हैं FATF, ठीक है। तो FATF द्वारा ये जारी किया जाता है, तो ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। FATF का फुल फॉर्म यदि आपको नहीं पता है तो पता होना चाहिए, आपको गूगल सर्च तुरंत करना चाहिए। इसी वजह से लिख दिया था यहाँ पे अंग्रेजी में, ठीक है, ठीक है। चलें अब देख लेते हैं कि इसकी चर्चा क्यों की गई है। अभी हाल ही में आप जानते हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की एक बैठक थी जिसमें परमानेंट जो मेंबर थे, ठीक है, P5+10 उन्हीं को ही वक्तव्य देना था। आतंकवाद के मुद्दे पर एक बैठक थी और उसमें भारत क्योंकि जो अस्थायी मेंबर हैं उसमें शामिल है, तो 10 और 5 जो परमानेंट मेंबर हैं इन सब की एक बैठक थी आतंकवाद के मुद्दे पर। लेकिन इसमें क्या हुआ कि पाकिस्तान ने भी इसमें स्पीच दिया और पाकिस्तान ने इसमें है पाकिस्तानी एम्बेसडर हैं, नाम है मुनीर अकरम, और इन्होंने भी स्पीच दिया और इन्होंने भारत को पाकिस्तान में आतंकी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार ठहराया। उसी के खिलाफ जो भारतीय हाई कमीशन है वहाँ पे, उनके द्वारा जो उस बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे उनके समक्ष एक विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया गया, जिसके बाद से ये न्यूज में आ गया है, चर्चा में आ गई। ये है ना, इंडिया टू प्रोटेस्ट पाक क्लेम्स ऑन टेरर एट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की एक बैठक थी जिसमें पाकिस्तान ने भारत पर आरोप लगाए थे। अब इसी में बात किया गया है म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट के बारे में, MER के बारे में, जिसका काम होता है जो आतंकवाद का जो वित्त पोषण होता है उस पर किस प्रकार से हम लगाम लगा सकते हैं, किस प्रकार से उसके रोकथाम के लिए नीतियों को आगे बढ़ा सकते हैं, उससे संबंधित एक रिपोर्ट होती है जिसको FATF द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है, वित्तीय कार्यबल द्वारा जारी किया जाता है। तो इस वजह से ये चर्चा में थी, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। अब बात हो रही है यूनाइटेड नेशन की। आप सब जानते हैं जब भी बात यूनाइटेड नेशन की होती है तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि भाई वर्तमान समय में प्रमुख कौन है, तो एंटोनियो गुटेरस प्रमुख हैं, ये पुर्तगाल के हैं, ठीक है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है कि यूनाइटेड नेशन में कितनी भाषाएं आधिकारिक रूप से सम्मिलित हैं, मतलब कितनी भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जो यूनाइटेड नेशन है उसमें 6 लैंग्वेज को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है, जिसमें यदि बात करें हम कौन कौन से शामिल हैं तो वो भी आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे इंग्लिश आपको देखने को मिलेगी, अरबिक आपको देखने को मिलेगी, रशियन देखने को मिलेगी, चाइनीज देखने को मिलेगी, फ्रेंच देखने को मिलेगी और स्पेनिश देखने को मिलेगी। तो टोटल 6 भाषाएं हैं जिनको यूनाइटेड नेशन ने ऑफिशियल भाषा का दर्जा, आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। यूनाइटेड नेशन में यदि हम मेंबर की बात करें तो 193 सदस्य हैं और 2 ऑब्जर्वर कंट्री हैं। टोटल मिला के यदि देखा जाए तो 195 सदस्य वर्तमान समय में यूनाइटेड नेशन में जुड़े हुए हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए अब बताइए, पॉलिटी का बहुत ही अच्छा प्रश्न आ गया है आप सबके सामने और जवाब दीजिए।
कह रहा है आचार समिति, जिसको आप बोलते हैं इथिकल कमेटी, ठीक है, कुछ लोग ऐसे नहीं समझ पाएंगे, तो इथिकल कमेटी की बात हो रही है। आचार समिति के संबंध में से निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कहा जा रहा है यह समिति स्वयं से ही किसी भी सदस्य के अनैतिक व्यवहार के मामले की जांच और सुझाव दे सकती है। दूसरा स्वमोटो, इसको बोलते हैं स्वमोटो, मतलब स्वयं से ही बिना किसी शिकायत के। दूसरा आचार समिति बनाने के लिए दोनों सदनों में राज्यसभा पहली थी। तीसरा लोकसभा में आचार समिति में 15 सदस्य हैं, राज्यसभा में 10। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन से सत्य हैं। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि आचार समिति एथिकल कमेटी क्या होती है। आप सब जानते हैं जो भी लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनके आचार विचार के लिए, उनके आचरण के लिए, उनके नैतिक व्यवहार के लिए एक प्रकार का गाइडलाइन होता है कि भाई आप संसद में जाएंगे, संसद भवन में जाएंगे तो इस तरह का आपका व्यवहार होना चाहिए क्योंकि आप एक संसद सदस्य हैं। तो यदि कोई उसका उल्लंघन करता है, कोई अनैतिक व्यवहार करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है, और जो कार्रवाई की जाती है वो आचार समिति के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो आचार संहिता के या अनैतिक मामलों के संबंधित जो भी मामले होते हैं सदस्यों से संबंधित, उसकी जो निपटारा करने वाली समिति है उसको बोलते हैं आचार समिति। ठीक है, यदि हम बात करें कि आचार समिति सबसे पहले कब गठित की गई तो आपको बता दें आचार समिति सबसे पहले राज्यसभा ने गठित किया था, और 4 मार्च 1997 को, कब, 4 मार्च 1997 है, 1997, 4 मार्च 1997 को पहली बार राज्यसभा ने आचार समिति का गठन किया था। और यह भी आपको पता होना चाहिए कि जो आचार समिति है, विशेषकर राज्यसभा की जो आचार समिति है वह एक अस्थाई समिति होती है, उसको अस्थाई समिति का दर्जा दिया गया है। दूसरी बात, जो लोकसभा की समिति है, लोकसभा की जो आचार समिति होती है उसको तदर्थ समिति का दर्जा दिया गया है, वह अस्थाई समिति नहीं है, यह भी आपको पता होना चाहिए। यदि हम देखें कि राज्यसभा की जो समिति है, आचार समिति है, इसको अस्थाई समिति का दर्जा कब दिया गया, तो इसको अस्थाई समिति का दर्जा दिया गया 30 मई 1997, मतलब 1997 क्यों, इसके गठन के तुरंत बाद ही इसको अस्थाई समिति का दर्जा दे दिया गया था। लोकसभा की जो समिति है वो तदर्थ समिति होती है। दूसरी बात, लोकसभा की जो समिति होती है उसमें सदस्यों की संख्या 15 होती है। राज्यसभा की जो समिति होती है आचार समिति, उसमें सदस्यों की संख्या 10 होती है। दोनों सदनों की अलग अलग आचार समितियां होती हैं। पहले जो सदन हमारा है सर्वोच्च सदन, राज्यसभा की यदि हम बात करें तो इसके जो सदस्य होते हैं उनका जो चुनाव होता है वो जो हमारे सभापति होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। दूसरी बात, लोकसभा की यदि हम करें तो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वही हमारे इस समिति के सदस्यों का चुनाव कराते हैं। ठीक है, तो 2 चीजें आपकी यहाँ पे क्लियर हो गई। तो पहला तो आपका सत्य हो जाता है। दूसरा कि आचार समिति बनाने के लिए सबसे पहले राज्यसभा ने पहल की थी, ये भी सत्य है। अभी मैंने आपको बता दिया कि 1997 में राज्यसभा ने सबसे पहले बनाया। लोकसभा की यदि हम बात करें तो लोकसभा ने जो समिति बनाई है ये 2000 में बनाई, 16 मई सन 2000 को लोकसभा ने आचार समिति बनाई है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो लोकसभा में आचार समिति में 15 सदस्य और राज्यसभा में 10, ये भी आपका सही है। 1, 2 और 3 तीनों आपके सही हो जाते हैं। ठीक है, तो आचार समिति या एथिकल कमेटी के बारे में अब कोई भी प्रश्न बनता है तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, और क्यों चर्चा किया, ये रहा राज्यसभा सेक्रेटरिएट टू नाउ टेक अप कंप्लेंट्स। मतलब अभी तक क्या होता था कि जो भी सदस्यों के खिलाफ कंप्लेन होती थी वो डायरेक्ट आप कहीं नहीं ले जा सकते थे, मतलब इस समिति के माध्यम से ही जाती थी। अब क्या हो गया कि सदस्यों के खिलाफ जो भी कंप्लेन होगी वो सीधे आप सेक्रेटरीट में दे सकते हैं। राज्यसभा का जो सेक्रेटरी भवन है उसमें आप डायरेक्ट अपील कर सकते हैं, इसकी सुविधा अब दी गई है। ठीक है, यही हेडिंग है, राज्यसभा सेक्रेटरिएट टू नाउ टेक अप कंप्लेंट्स, मतलब अब डायरेक्ट कंप्लेन इनके खिलाफ वहां पे हो सकती है। इसी के संदर्भ में इस प्रश्न को रखा गया था। चलो
कह रहा है भारत सरकार को कोविड-19 के प्रसार को समर्थन देने के लिए उद्देश्य आपातकालीन सहायता कार्यक्रम ऋण किसके द्वारा मंजूर किया गया? तो ये जो ऋण दिया गया था, ये दिया गया था न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसको आप ब्रिक्स बैंक बोलते हो, इसके द्वारा ये दिया गया था। यदि हम बात करें ब्रिक्स बैंक की, तो आपको पता होना चाहिए ब्रिक्स बैंक का हेडक्वार्टर कहां है। ब्रिक्स बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो आपको संघाई में देखने को मिलेगा, चीन में आपको देखने को मिलेगा। तो इसका सी विकल्प आपका सही उत्तर हो जाता है। चले, और इसी से संबंधित एक आर्टिकल था जिसके बाद इसकी चर्चा की गई थी। चलिए अब इसको बताइए, निम्नलिखित लोक नृत्य के संबंध में सत्य कथन पर विचार करें। पहला है चाम और लोहसन डांस लद्दाख से संबंधित है। दूसरा है रऊफ और हफीजा डांस जम्मू कश्मीर से संबंधित है। इसमें जो रऊफ है, रऊफ बार बार आप रऊफ नृत्य का बात सुनते हैं, संगीत और अन्य उत्सवों पर जम्मू कश्मीर में इसको किया जाता है, इसका प्रदर्शन किया जाता है। तो रऊफ और हफीजा ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पहला जो है चाम और लोसन, ये जो डांस है ये लद्दाख से संबंधित है। तो इनको नोट कर लीजिएगा, दोनों कथन आपके सही हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। क्यों इसको रखा गया है उसके बाद हम कर लेते हैं। यह है IHM श्रीनगर और IHM चेन्नई ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना बढ़ावा देने के लिए तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के आकर्षक लोक नृत्यों का आयोजन किया और यह पर्यटन मंत्रालय द्वारा कराया गया था। पर्यटन मंत्रालय की यदि बात करें तो प्रहलाद सिंह पटेल हमारे पर्यटन मंत्री हैं, जिसके नेतृत्व में, जिसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। और इसमें विशेषकर जम्मू कश्मीर, लद्दाख और तमिलनाडु के नृत्यों को दिखाया गया था, लोक नृत्यों को दिखाया गया था। उसी से संबंधित मैंने इस प्रश्न को रखा है। तो आप उन दोनों नृत्य के बारे में नोट कर लीजिएगा, रऊफ और हफीजा, ये आप शायद सबको पता होगा रऊफ और हफीजा के बारे में। चम और लोसन के बारे में नहीं पता होगा, तो ये दोनों भी आप नोट कर सकते हैं कि ये लद्दाख से संबंधित है। ठीक है, चलें आज के लिए इतना ही। तो कल फिर मिलेंगे अपने क्विज के प्रोग्राम में। तब तक इसी प्रकार हमारे साथ बने रहें। यदि अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।